बिल्कुल कर दो लाइव, माइक भी ऑन कर देना। हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ी सी देरी हुई उसके लिए मैं एडवांस में अपनी तरफ से सॉरी मांगता हूँ। थोड़ा सा हो जाता है यार एरर, है ना। भैया को माफी कर सकते हो इतना तो। स्टार्ट करते हुए आज सेशन, और आज हमारा धमाकेदार चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चैप्टर को मिस कर देते हैं तो आपकी ऑर्गेनिक की लग गई लंका। इस तरह से बोलते हैं कोटा की लैंग्वेज में, कि लग गई लंका। अगर आपने इस चैप्टर को मिस कर दिया तो ऑर्गेनिक की लग जाएगी लंका। तो इस चैप्टर को हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। इस चैप्टर में किस तरह से पिछले चैप्टर्स का लिंक आएगा वो हम देखेंगे, है ना। और आइसोमेरिज्म को भी मिक्स करूंगा, जीओसी को भी मिक्स करूंगा, सारी चीजें हम इसमें मिक्स करते हुए चलेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हुए चलेंगे बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्पेयर आकाश, अभिषेक, राज सिंह, उज्जवल, ओमवती जी, शरद, सभी को नमस्कार बच्चों, सभी को सलाम और सबके उज्जवल भविष्य के लिए मनोकामना। चलिए तो स्टार्ट करें। तो अपने हिस्से का काम आपको पता ही है कि अगर मैं जो आप लोगों के लिए कर रहा हूं, जो हैंड रिटन नोट्स लाता हूं, सब कुछ बच्चों देखो, कॉपी पेस्ट करना आसान होता है लेकिन हैंड रिटन नोट्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो मैं अगर जो भी चीज आप लोगों के लिए कर रहा हूं, आपको अगर वो अच्छा लगता है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को बोलना है इस चैनल के बारे में सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें कहीं पर कुछ डाउट, कुछ पूछना हो पढ़ाने से रिगार्डिंग, या क्लास में नहीं पूछ पाए हो, तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। क्लियर है। तो लास्ट में जब ये वीडियो ऑफलाइन हो जाती है तो उसमें ऑफलाइन होने के बाद भी आप कमेंट कर सकते हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अगला सेक्शन क्या है कि जो हमारे नए दोस्त, नए छोटे भाई बहन यहां पर आए हैं उनको बता दूं, भाई कैरियर पॉइंट आपके पास बिल्कुल क्लास नोट्स ऑफलाइन कोचिंग की तरह यहां पर लेकर आया है। तो आपको अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको ई कैरियर पॉइंट ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी भैया। और ई कैरियर पॉइंट ऐप डाउनलोड करने पर आपको फ्री स्टफ के अंदर इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। कुछ कमेंट्स में देखता हूं। दीपक वर्मा, गुड इवनिंग। अभिषेक, बिल्कुल अच्छा हूं बेटा, फिट हूं, फाइन हूं, आवाज से लग रहा होगा तुझको। आसिफ, हेलो। स्पेयर आकाश, बिल्कुल बेटा। तो स्पेयर आकाश ने बहुत बहुत बढ़िया। स्पेयर आकाश, आपने यहां के सब्सक्रिप्शन वाले कोर्स में ज्वाइन कर लिया है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल सर। सीपी नीट पर भी वी रियली मिस यू बेटा। मैं बहुत जल्दी सीपी के नीट चैनल पर भी आने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग अगर चाहते हैं तो आप अपने नीट के दोस्तों को तब तक यहां पर बुलाकर ला सकते हैं, नहीं तो मैं तब तक जल्दी से कोशिश कर रहा हूं कि मैं वहां पर आऊं, ठीक है। क्योंकि वहां पर भी थोड़ा सा आइसोमेरिज्म का सेक्शन बचा हुआ है, कुछ बातें बची हुई है। हो सकता है मैं पढ़ा लूं या वीटी सर पढ़ा लें, कोई भी पढ़ाएं, लेकिन मैं बहुत जल्दी वहां पर आने वाला हूं। चलिए तो स्टार्ट करें बच्चों। प्रणाम आचार्य, क्या बात है। जैन जी, आपको सादर नमन, सादर प्रणाम। स्टार्ट करते हैं अब आज का सेशन। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन में, हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन होता है क्या है यार, ठीक है। बाद में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन, दैट्स इट। यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड्स बने हुए हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। वो कंपाउंड जिनमें केवल और केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, दैट्स इट। इन दोनों एलिमेंट्स के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो देखो इन दोनों एलिमेंट्स को मिलाकर 3 कैटेगरी के कंपाउंड्स पॉसिबल हैं। तो क्लासिफिकेशन में बात करें तो क्या हो सकता है, अल्केन हो सकता है, अल्कीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है। और एक लास्ट कैटेगरी है जिसके ऊपर एक पूरा सेपरेट चैप्टर है, वो है आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मसराज पांडे जी, सर हाउ इज सेकंड ड्रॉप, प्लीज गाइड मी। बेटा अगर आपके फर्स्ट वाले ड्रॉप में बहुत ही पुअर परसेंटाइल आए हैं और आप देखते हो कि आपने सिली मिस्टेक्स करती हैं, तो बेटा ड्रॉप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो एक अच्छे कॉलेज के लिए। सिली मिस्टेक्स की वजह से आप अपना भाई वो ड्रॉप बेकार मत करो, उस ड्रॉप को लो और एक अच्छे कॉलेज की तरफ जाओ, बिल्कुल। तो आप देखें यहां से नेक्स्ट अल्केन क्या होता है। अल्केन आप बोलते हो सैचुरेटेड क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सैचुरेटेड होने का मतलब क्या है, सारे सिग्मा बॉन्ड्स होंगे।
अगली बात आपके पास क्या है कि इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या जाता है, CnH2n+2। और कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। आई बात समझ में? सर कोटा ऑफलाइन खुल गया है केशव, अभी पूरे गाइडलाइंस नहीं आए हैं तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, ये मिनिस्ट्री का इशू है। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, अल्कीन। तो अल्कीन आपके पास और अल्काइन आपके पास क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड क्लास ऑफ कंपाउंड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड आएंगे और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अगर आ रहा है तो अल्कीन कहलाएगा, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आ रहा है तो अल्काइन कहलाएगा। और अगली बात क्या है कि अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2। अब ये लास्ट है एक क्लास ऑफ कंपाउंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपके पास क्या होता है, जिसमें बेंजीन या बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड्स हो उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मूव करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्केन की। ये ध्यान में रखिए कि अल्केन का डिराइव्ड नेम भी एक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैराफिन्स। अल्केन्स वैक्सी नेचर के होते हैं, मोम की तरह होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पैराफिन्स भी बोलते हैं। ठीक है सर, कभी कभी तो हैलाइड मिक्स को भी हाइड्रोकार्बन कहते हैं, नहीं ओमवती, उसको हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। बेटा अपनी जो भी डाउट्स वो प्लेस कर दिया करो इस तरह से, ताकि मैं आपके अंदर जो भी गलत डाउट्स भरे हुए हैं उनको इरेज कर सकूं। कभी भी अगर कार्बन और हाइड्रोजन ही है तो उसको हम हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। उसके अलावा अगर कुछ और कंपाउंड आ गया, जैसे इसने ओमवती जी ने बोला कि अगर सर हैलोजन आ गया तो भी हम उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ना 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 ना, अगर हैलोजन आ गया तो उसको अल्काइल हैलाइड बोलते हो। अगली बात आपके पास क्या है कि बॉन्ड एंगल क्या होता है भाई, सारे के सारे कार्बन आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगला आपके पास स्ट्रक्चर कैसा होता है अल्केन्स का, टेट्राहेड्रल। तो अल्केन के अंदर अगर हम सीधी सी बात करें, जैसे हमारे पास सबसे छुटकू का अल्केन है CH4, इसके अंदर अगर पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो बॉन्ड्स तो होते हैं प्लेन में, एक बॉन्ड होता है प्लेन के अंदर और एक बॉन्ड होता है आपके पास प्लेन के बाहर। हुआ? तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और यहां पर जो ये एंगल जाता है, ये कितना जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो सवाल ये पूछा गया उमा वाला, थैंक यू। सवाल ये पूछा गया, गिव द टोटल नंबर ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स इन द गिवन कंपाउंड। मैं एक कंपाउंड आप लोगों को दे रहा हूं, इस कंपाउंड के अंदर टोटल 109 डिग्री 28 मिनट्स के बॉन्ड एंगल बताने हैं। बहुत सिंपल जयंत कुमार, बेटा मैं 12th में पढ़ा रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे sp3 क्या होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन देता है। चलिए तो यहां से आपको बताने हैं कि इसके कंपाउंड के अंदर टोटल न्यूमेरिक रेस्पॉन्स क्वेश्चन है, टोटल sp3 हाइब्रिडाइज 109 मिनट 28 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स कितने हैं। तो देखो मेरे साथ इमेजिन करते हुए चलना। आप लोगों को मैंने एक चीज पढ़ाई थी, जब मैंने आइसोमेरिज्म पढ़ाया था तब भी बताया था, वापस बता रहा हूं, एक ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को। ट्रिक क्या थी? ट्रिक ये थी, पैराफिन्स क्या है बेटा, पैराफिन का मतलब होता है वैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये आपके पास अल्केन्स को दूसरा नाम पैराफिन्स भी बोलते हैं जनरली मार्केट में। तो आप देखिए ट्रिक क्या थी कि अगर आपको किसी भी कंपाउंड में 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल निकालना है तो आप सिंपली देखो कि उसके अंदर sp3 वाला एटम है, sp3 वाले एटम से मल्टीप्लाई कर दो 6, तो ये टोटल 109 डिग्री 28 मिनट्स के बॉन्ड एंगल आते हैं। स्पेयर आकाश आंसर गलत, जयंत कुमार आंसर गलत, दीपक वर्मा आंसर गलत। आप लोगों को आंसर गलत करवा यहां पर इसलिए रहा हूं ताकि एग्जाम में आप लोग आंसर करेक्ट करो और अपने परिवार का और हमारा भी नाम रोशन करो। तो आप देखो यहां से sp3 इंटू 6 आपके पास क्या कहलाता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। मैं इमेजिन भी करवाऊंगा। अगला आपके पास क्या है कि अगर आप लोगों से पूछा गया कि यार 120 डिग्री का एंगल बताओ, तो आप बोलोगे sp2 इंटू 3। और अगर आप लोगों से पूछा गया कि यार 180 डिग्री के बता सकते हो, तो आपको बोलना है sp वाला कार्बन इंटू 1। अब आप मेरी ट्रिक के हिसाब से चलिए, आपको बिल्कुल भी आ जाएगा। ठीक है? नहीं बेटा श्रवण, पैराफिन में लिथियम सोडियम पोटेशियम को रखते हैं, पैराफिन में उनको रखा जाता है। पैराफिन का मतलब आपके पास क्या है, केरोसिन हो गया। ठीक है, पैराफिन इज अ डिफरेंट थिंग। ये सारे तो लिक्विड या गैसियस स्टेट में होते हैं अल्केन, इनको पैराफिन में कैसे रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, अब यहां से देखो तो आपके पास मेरी ट्रिक के अनुसार बात करते हुए चलते हैं, तो कितने sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है। तो 3 sp3
और एक sp3 की वजह से कितने 6, तो टोटल 18 109 डिग्री के एंगल्स हैं। टोटल 18 109 डिग्री 28 मिनट के बॉन्ड एंगल्स हैं। अब बच्चों मेरे साथ इमेजिन करते हुए चलना कि ऐसा क्यों, मेरे साथ इमेजिन करते हुए चलना ऐसा क्यों। ये ट्रिक तो मैंने बता दी, लेकिन ट्रिक को प्रूफ भी मैं कर रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए बस मेरी चर्चा, मेरी बात को। अगर आप यहां से देखें तो थोड़ा सा मैं इमेजिन करवाता हूं, एक मार्कर और ले लेता हूं बच्चों और आप लोगों को इमेजिन करवाता हूं। जितनी कोशिश होगी, मैं कोशिश करने में कभी भी डरता नहीं हूं। तो आप देखिए आपके पास यहां से इस तरह से ये दो बॉन्ड्स हो गए, एक और बॉन्ड यहां पर हो गया, और एक जो ये मेरी कलाई, मेरी रिस्ट जा रही है, इसको आप चौथा बॉन्ड मानिएगा, ये टेट्राहेड्रल बन गया। ठीक है, तो एक तो मेरी रिस्ट, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो टेट्राहेड्रल हो गया। अब सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, ये उस ऊपर वाले हिस्से को हटा रहा हूं। इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में एक बॉन्ड एंगल आया, इसके और इसके बीच में एक बॉन्ड एंगल आया, इसके और ये मेरे रिस्ट के बीच में एक बॉन्ड एंगल आया, 3 तो ये हो गए। अब मैं ऊपर से इस हेड्रल को लगाता हूं। अगर इस हेड्रल को लगाया तो एक बॉन्ड एंगल ये भी तो आएगा 4, एक बॉन्ड एंगल ये वाला 5 और एक बॉन्ड एंगल ये वाला 6। तो ओवरऑल कितने बॉन्ड एंगल्स होते हैं? 6 बॉन्ड एंगल्स होते हैं एक sp3 एटम की वजह से। बोलिए चमका, याद रहेगा। तो एक sp3 एटम की वजह से 6 बॉन्ड एंगल्स होते हैं, तो 3 sp3 की वजह से कितने होंगे भैया? 18। बोलो समझ में आ गई क्या बात समझ में आई तो एक और क्वेश्चन प्लेस करूं हवा में? बात समझ में आई तो एक और क्वेश्चन प्लेस करूं क्या हवा में? आपके पास इसके लिए तो मैंने पूछ लिया, तो ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके लिए तो मैंने पूछ लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगला पूछ रहा हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में बताना कि ओवरऑल आपके पास कितने बॉन्ड एंगल्स होंगे। यहां पर मैं पूछ रहा हूं कि मुझे 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स बताना यार, 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स मुझे बताना टोटल कितने हैं। बेंजीन यहां से रख रहा हूं बच्चों और बाहर एक CH डबल बॉन्ड CH2 रख दिया। बताओ ओवरऑल सेकंड वाले में 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हैं? स्पेयर, श्रवण, अंशुल फील आ गई, बहुत अच्छे। फील आनी जरूरी है, किसी भी चीज के लिए फील आनी जरूरी है ना, भले तुम अच्छे वे में लो या बुरे वे में लो, फील आनी जरूरी है। तो यहां से आप देखो आपके पास ये कंपाउंड है, इसके अंदर पूछा जा रहा है कि 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हैं? sp इंटू 1 यानी जितने sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उतना 180। तो आप बताइए यहां से कितना जाएगा? आपके पास बेंजीन के 6 कार्बन तो हो गए sp2। ट्रिक मेरी क्या बोलती है? 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल देखने हैं, sp2 इंटू 3 कर दे भैया, sp2 इंटू 3 कर देगा तो अपने पास काम हो जाएगा। तो आप देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 कार्बन है sp2। ठीक है, दीपक वर्मा का आंसर आ गया है। तो टोटल 8 कार्बन है sp2, तो 8 इंटू 3 हो गया, तो 24 बॉन्ड एंगल्स आएंगे। कौन से वाले? 120 डिग्री वाले। तो बताइए मेरी ट्रिक याद रहेगी? ये ट्रिक याद रहेगी? तो ये ट्रिक को मैं एक कैप्सूल में इनक्लोज कर देता हूं, अलग से आप लोगों को नोट्स में ये मिल जाएगा कैप्सूल, और इस पर यहां पर स्टार भी मार देता हूं। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं फिर अगले सेगमेंट के पर। तो ये तो एक जनरल चीज हम लोगों ने देखी जिसका ज्ञान मुझको होना ही चाहिए। अगले सेगमेंट पर मूव करता हूं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अब देखिए अल्केन को बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। मैं सारे तरीके पढ़ाऊंगा जो कि सिलेबस में है आपके एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी के बाहर के भी मेथड्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा। लेकिन ये जो आपके पास मैंने यहां बोर्ड पर लिख रखे हैं, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन जब आपने जेईई के एग्जाम में जाओगे तो आप इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन को छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने। आपके पास हाइड्रोजनेशन हो, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस हो, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडा लाइम हो, वुड्स रिएक्शन हो, कोरे हाउस सिंथेसिस हो, फ्रैंकलिन रिएक्शन हो, जेईई मेंस में इन वाली रिएक्शन से क्वेश्चन लगातार आए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजनेशन इंपॉर्टेंट है, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस और डी कार्बोक्सिलेशन ये दोनों की दोनों लगती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। वुड्स रिएक्शन, कोरे हाउस, फ्रैंकलिन ये सारी की सारी लगती हैं अल्काइल हैलाइड के ऊपर। एक एक करके हम सारी पढ़ेंगे, बिल्कुल क्विज भी करवाऊंगा बेटा, लेकिन सबसे पहले मैं क्विज के लिए एक पुख्ता इमारत तो खड़ी कर लूं, है ना, क्योंकि एक चैप्टर के क्विज में मजा नहीं आता यार। एक चैप्टर के क्विज में तो कोई भी गधा हीरो बन जाएगा। हीरो वो होता है जिसके पास 2-3 चैप्टर का मटेरियल हो
और 2-3 चैप्टर के मटेरियल को दिमाग में रावण की तरह रखकर वो क्वेश्चन करे और सारे चैप्टर्स में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए और वो क्वेश्चन मार्क कर दे, तो एटलीस्ट अभी ये वाला चैप्टर हो जाए, फिर उसके बाद में क्विज आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूं। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप लोगों ने कई दफा पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि दिमाग का दही हो जाएगा, गारंटीड। तो देखो, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ H2 ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये चीज ध्यान में रखिए कि हाइड्रोजनेशन में आप क्या करते हैं, H2 का एडिशन करते हो किसके ऊपर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। अनसैचुरेटेड का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें अल्कीन हो या अल्काइन हो। ध्यान दीजिए, मैंने अनसैचुरेटेड लिखा है लेकिन उसके बाद हाइड्रोकार्बन भी लिखा है। हाइड्रोकार्बन से ही हाइड्रोकार्बन बना रहे हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना रहे हो, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू कन्वर्ट देम इन सैचुरेटेड अल्केन, सैचुरेटेड अल्केन में करते हो। और ये रिएक्शन जो होती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। कैटलिस्ट बहुत फेमस होते हैं, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। इसी वजह से इस रिएक्शन का एक और नाम प्रचलित है, एक और नाम फेमस है बच्चों, वो क्या है, कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन। यानी कैटलिस्ट की उपस्थिति में अगर हम हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं तो वो कहलाता है कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन। और ये रिएक्शन एक्चुअल में सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ी थी 9th क्लास या 10th क्लास में। 9th या 10th क्लास में आपने पहली बार ये रिएक्शन पढ़ी थी, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई फॉर्मेशन ऑफ वनस्पति घी, जैसे यहां श्रवण शर्मा ने भी रख दिया है फॉर्मेशन ऑफ वनस्पति घी। जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये 9th या 10th में, मेरी नॉलेज है कि 9th या 10th में पहली बार ये वर्ड काम में आता है और वहीं पर आपने इस रिएक्शन को पढ़ लिया था। बस तब थ्योरेटिकल पढ़ा था, आज आप इसको एक्चुअल में सीखोगे कि क्या हो रहा है। रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, आपके पास लेटर से एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन छुटकू सा लिया मैंने, इथीन लिया, इसकी आप रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोजन गैस के साथ। लेकिन ये रिएक्शन सूखे सूखे में नहीं करवाते हो, ये रिएक्शन किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में होता है बच्चों। हुआ, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम की प्रेजेंस में होने के बाद ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ इस तरह से हमको मिलता है। बीच का पाई बॉन्ड बली चढ़ जाता है, यहां पर आता है हाइड्रोजन, यहां पर आता है हाइड्रोजन। अब इस रिएक्शन को हमको फील करना है कि फील आनी जरूरी है, फील नहीं आएगी तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आप देखो इस रिएक्शन में होता क्या है, कैटलिस्ट की सरफेस है, मान लीजिए ये कैटलिस्ट का टुकड़ा है, मैंने मान लिया ये निकल था। अब देखो दो तरह के फिनोमेनन होते हैं, सरफेस केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा कि दो तरह के फिनोमेनन होते हैं, एक होता है एडसॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि अगर H2 गैस यहां सरफेस पर रह गई, मान लीजिए H2 गैस केवल मेरी स्किन के ऊपर है तो मैं इसे बोलूंगा एडसॉर्प्शन। अगर H2 गैस मेरी मसल्स तक अंदर चली गई तो मैं उसे बोलूंगा एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर हम क्या करते हैं, H2 गैस को एडसॉर्ब करवाते हैं, तो ये आपकी कैटलिस्ट की सरफेस हो गई और यहां पर आपने क्या करवा रखा है बच्चों, H2 गैस को एडसॉर्ब करवा रखा है। यानी एडसॉर्प्शन का फंडा यह है कि H2 गैस आपके पास कहां पर है, H2 गैस है आपके पास केवल और केवल सरफेस पर। अब ये अल्कीन जब इसके पास में सेटल डाउन होगी तो यहां पर एक मैकेनिज्म चलता है। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि रिएक्शन किस तरह से हो रही है, और मैकेनिज्म का नाम होता है टीएस। टीएस का फुल फॉर्म क्या, टोटल सॉल्यूशन नहीं है, टीएस का फुल फॉर्म है ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म। तो इसको मैं शॉर्ट में आइंदा से जब भी टीएस लिखूं समझ जाइएगा। अब ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड टूटा, इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म। तो यहां पर एक्चुअल में होता है क्या है, रिएक्शन में एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड टूटता है। दिस इज नोन एज द ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म। मैं रिएक्शन को विजुअलाइज और अच्छे से करवाता हूं। भाई आपका कैटलिस्ट का सरफेस ये हो गया, ठीक है, यहां पर आपके पास अल्कीन था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तो क्या हुआ, ब्रेक होना स्टार्ट हुआ। ध्यान से देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक होना स्टार्ट हो रहा है। और साथ में आपके पास जो अल्कीन थी CH2 सिग्मा CH2, तो देखो ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है। अब ये बॉन्ड तो ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड बनने लगा, यहां पर जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक होने लगा और ये वाला बॉन्ड बनने लगा। तो आप देखिए ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड बना। दिस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट। अब जब रिएक्शन पूरी हो जाएगी तो ये वाला बॉन्ड खटैक पूरा टूट जाएगा, ये पूरा टूट जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इस तरह से। चमका मैकेनिज्म फील आ रही है ना। अब मैकेनिज्म में देखो काम की बात क्या थी,
काम की बात ये थी जो कि मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, सिन एडिशन था। सिन एडिशन बोलते हैं और प्यार से कभी कभी मैं इसको सिस एडिशन भी बोलता हूं। सिन एडिशन या सिस एडिशन का मतलब क्या है? सिन एडिशन या सिस एडिशन का मतलब यह है कि जुड़ने वाली स्पीशीज सेम साइड से जुड़ रही हैं। जैसे अगर भाई आपके पास ये आपकी अल्कीन थी, है ना, आपके पास यहां से हाइड्रोजन, आपके पास यहां से हाइड्रोजन जुड़ रहा है भैया, अब हाइड्रोजन आपके पास सेम साइड से जुड़ रहा है, तो मैं इसे बोलूंगा सिस एडिशन। ये अल्कीन थी, हाइड्रोजन यहां से जुड़ा और एक और हाइड्रोजन जुड़ा, ये दूसरा हाइड्रोजन यहां से जुड़ा, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? सिस एडिशन कहलाएगा। क्यों ऐसा हुआ? राज सिंह बोल रहा है क्यों ऐसा हुआ? बेटा सपोज कर ये अल्कीन थी, ये अल्कीन जाकर कैटलिस्ट की सरफेस पर बैठी, तो हाइड्रोजन गैस केवल एक तरफ से कांटेक्ट में आ रही है ना बेटा, हाइड्रोजन गैस केवल एक तरफ से कांटेक्ट में आ रही है, तो जुड़ेगी भी तो एक ही तरफ से मेरे भाई। तो सोच कश्मीर में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान के कांटेक्ट में आ रहा है। उसी तरफ इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मध्य प्रदेश में इतनी प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि मध्य प्रदेश तो पाकिस्तान के कांटेक्ट में नहीं है ना यार। गॉट इट? तो जब कांटेक्ट में चीजें आएंगी तो वहां पर रिएक्शन ज्यादा होंगी। तो ये आपकी वही अल्कीन हो गई, अल्कीन से यहां हाइड्रोजन जो अंदर थे वो जुड़े। तो अगर सेम साइड से जुड़ रहे हैं तो इसको क्या बोलोगे? सिस एडिशन बोलोगे। अगर यही चीज अपोजिट साइड से जुड़ती, अगर यही चीज अपोजिट साइड से जुड़ती तो मैं इसको क्या बोलता? एंटी एडिशन बोलता या ट्रांस एडिशन बोलता। बोलो बात समझ में आई? चमका कि नहीं चमका? तो ये आपके पास रिएक्शन होती है, रिएक्शन में अल्कीन लिया, कैटलिस्ट की सरफेस पर अल्कीन को बिठाया, हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ा और आपके पास ये फॉर्मेशन हो गया। ध्यान रहे एडिशन सेम साइड से हो रहा है। अब देखो दिमाग का दही करने जा रहा हूं मैं तुम्हारा, और तुम लोगों ने अगर मेरा आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा होगा तो बहुत बड़ी गलती कर दी होगी, क्योंकि अब पंगा होने वाला है। देखो अब अगला डीप कॉन्सेप्ट पर आते हैं, दिमाग खराब कॉन्सेप्ट पर आते हैं, दिमाग का दही करते हैं। आप देखो आपके पास स्टीरियो केमिस्ट्री अगर अल्कीन की चेंज कर दोगे तो प्रोडक्ट नेचर का चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? मेरी बात सुनना। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब है कि अगर आपने बॉन्ड्स का अरेंजमेंट चेंज कर दिया, स्टीरियो आइसोमर्स लेकर आ गए, तो प्रोडक्ट में भी हेराफेरी हो जाएगी। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा? जिसकी फील दिलवाने के लिए मैं एक छोटा सा आपको एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं। यहां से आपके पास क्या है? ये अल्कीन थी। इस अल्कीन की खास बात क्या है कि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल क्यों बोलूंगा बच्चों? सिमेट्रिकल बोलने का मतलब देखो ना यार, ये दोनों तरफ आपके पास सेम है, दोनों तरफ आपके पास सेम है। इसके ऊपर आपने अब की बार हाइड्रोजन की जगह, प्रोटियम की जगह ड्यूटेरियम ऐड करवा रहे हो, है तो हाइड्रोजन ही। ड्यूटेरियम ऐड हुआ निकल के प्रेजेंस में, होगा क्या? रिएक्शन होने के बाद ये ड्यूटेरियम जुड़ गए। अब देखो बच्चों, ये आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज मॉलिक्यूल, दिस इज मॉलिक्यूल। ये एक तरह का मॉलिक्यूल है। जब तक मुझे स्ट्रक्चर नहीं पता तब तक मैं स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर कमेंट नहीं करता हूं। अगर ये मॉलिक्यूल है तो आपके पास, आप देखो ये कायरल कार्बन बना, ये कायरल कार्बन बना। अगर आप ध्यान से देखो तो आपका मॉलिक्यूल कैसा है? सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। कायरल कार्बन कितने आ रहे हैं? 2, यानी n की वैल्यू कितनी आई? 2। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होता था? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला होता था, पता है कि नहीं पता? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला होता था 2 to the power n - 1 + 2 to the power n / 2 - 1। n की वैल्यू पुट करो, मजे लूटो। तो यहां से अगर आपका n 2 E1 आया तो ये फॉर्मूला होगा, और यहां से आ गया 2 to the power 2 - 1 यानी 2 प्लस 2 to the power 2/2 - 1 यानी 2 to the power 0 1। तो ये वाला हिस्सा जो होता था ये तो बताता था आपको मीजो का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये वाला हिस्सा जो होता था आगे का ये बताता था आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब डेक्स्ट्रो और लेवो। तो डेक्स्ट्रो पॉजिटिव, लेवो नेगेटिव हमेशा पेयर में बनते हैं बच्चों, इसलिए तो 2 आ रहा है। चमका, मैं इसको प्रूफ भी करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, मैं इसको प्रूफ करूंगा। तो आपके पास यहां से अल्कीन था, अल्कीन से अल्केन बना। मुझे नहीं पता कि भाई ये डेक्स्ट्रो, आपके पास ड्यूटेरियम किस तरफ है। तो भाई टोटल पॉसिबल कंपाउंड्स कितने बने? 3 बने। देखने से मॉलिक्यूल तो एक ही बना, लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स कितने बने? 3 बने। बोलो प्रूव हो गया। अब आगे की बात करता हूं कि ये कैसे हुआ। तो देखो इसमें आपके पास अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है, तो इसके अंदर सिस अल्कीन भी है अभी और ट्रांस अल्कीन भी है। क्योंकि मैंने इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया, मैंने अभी केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जाऊंगा बच्चों तो इसके 2 तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक तो बन सकता है सिस अल्कीन का और एक बन सकता है ट्रांस अल्कीन का।
तो आप देखिए पहला स्ट्रक्चर कौन सा है, सिस अल्कीन का। आप अगर ध्यान से देखें तो ये आपकी सिस अल्कीन है, दोनों CH3 सेम साइड, तो दोनों हाइड्रोजन भी सेम साइड होंगे। रिएक्शन अगर आपने करवाई तो स्टीरियो केमिस्ट्री ये बोलता है कि अगर इस कंपाउंड के ऊपर ड्यूटेरियम ऐड किया और रिएक्शन करवाई तो आपको मीजो प्रोडक्ट मिलेगा, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा, और पीओएस क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं कि ये रिजल्ट जो कि पहले से ही मैंने लिख दिया है, ये रिजल्ट हुआ तो कैसे हुआ मेरे दोस्तों। अब देखो किस तरह से हो रहा है, तो प्रूफ मैं आपको बताता हूं। प्रूफ आपके पास क्या है कि मुझे सॉहॉर्स प्रोजेक्शन आना चाहिए। सॉहॉर्स प्रोजेक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है बच्चों। अगर सॉहॉर्स प्रोजेक्शन नहीं पता तो आपको डेफिनेटली प्रूफ समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो सॉहॉर्स प्रोजेक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, इस कार्बन कार्बन के बीच का ये डबल बॉन्ड मैंने बनाया, ठीक है। सिस अल्कीन है तो इसका हाइड्रोजन इस तरफ होगा तो इसका भी हाइड्रोजन इस तरफ होगा, इसका CH3 अगर इस तरफ होगा तो इसका भी CH3 इस तरफ होगा। दिस इज योर सॉहॉर्स प्रोजेक्शन हुआ। अब सॉहॉर्स प्रोजेक्शन के बाद आपने क्या कर रहे हो, आप इस रिएक्शन को करवा रहे हो कैटलिस्ट की सरफेस पर। तो लेट अस से कि भाई ये व्हाइट वाली लाइन कैटलिस्ट की सरफेस है और ये निकल हो गया, और यहां पर आपने क्या लिया था, ड्यूटेरियम। अब याद करो रिएक्शन जब होगी तो आपके पास ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड बनेगा। तो अगर आपके पास ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड बना, तो आप सोचिए कार्बन कार्बन के बीच का वो सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा, पाई बॉन्ड तो गया। अगला आपके पास क्या है, ये हाइड्रोजन इस तरफ, ये हाइड्रोजन इस तरफ, ये CH3 इस तरफ, ये CH3 इस तरफ, और नीचे से क्या जुड़ गया, नीचे से जुड़ गया दोनों साइड से सेम साइड ड्यूटेरियम जुड़ा। अब ये आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर था ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं था, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ये स्ट्रक्चर बना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर यहां पर अगर मैं एक इमेजिनरी प्लेन रखता हूं तो ये इमेजिनरी प्लेन क्या आ गया, पीओएस आ गया। और पीओएस प्रेजेंट होने का मतलब आपके पास ये कंपाउंड कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। बोलो समझ में आया, प्रूफ हुआ। आपके पास ये कंपाउंड देखो CH3 की मिरर इमेज CH3, H की H, D की D, तो ये आपके पास एक मिरर इमेज बनी, और मिरर इमेज कैसी आ गई, ऑप्टिकली इनएक्टिव आ गया कंपाउंड। बोलो समझ में आ गया। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव को अगर फिशर प्रोजेक्शन में बनाना है तो मैं क्या करूंगा, पीओएस प्रेजेंट करवा दूंगा, सेम ग्रुप सेम साइड जोड़ दो, पीओएस में बन जाएगा। तो भाई इसको फिशर में भी बना दिया, इसको सॉहॉर्स में भी बना दिया, दोनों में प्रूव कर दिया। बोलो चमका चमका। आगे मूव करता हूं। अगर अल्कीन ट्रांस होती तो, अगर अल्कीन ट्रांस होती तो मैं क्या करता, ठीक है सर। ऐसे कॉन्सेप्ट तो नीट में शायद नहीं आते बेटा, नीट के लेवल से मैं पहले भी बोल चुका हूं मेरे भाई, मैं काफी ऊपर चल रहा हूं। लेकिन हाँ नीट में क्वेश्चन आने लग गए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से श्रवण, नीट में कॉन्सेप्ट अब आने लग गए इस वाले कॉन्सेप्ट से भी। पहले नहीं आते थे, पहले केवल एडवांस लेवल पर आते थे, अब नीट में भी आने लग गया बेटा। तो अब आप देखिए अगर आपके पास ट्रांस एल्कीन होता, D2 प्लस निकल करवा रहे हो, तो आपके पास ये एडिशन होने के बाद रिजल्ट ये है कि इसमें कोई भी पीओएस नहीं होगा, यानी जो कंपाउंड आपको मिलेगा, राज सिंह मैं बोल रहा हूं, अब नीट में भी क्वेश्चन आने लग गए, तो कंपाउंड जो आपको मिलेगा उसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ऐसा रिजल्ट है, मैं प्रूफ करूंगा। तो यानी कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब दुनिया में इसका इनएंशुमर भी पॉसिबल है। तो दो मिलेंगे, डेक्स्ट्रो प्लस लेवो मिलेगा। अब जितना डेक्स्ट्रो लिया उतना ही उसका लेवो लिया, दोनों एंजाइम्स को मिक्स किया, तो वो मिक्सचर क्या कहलाता है बच्चों? रेसिमिक मिक्सचर। तो एक्चुअल में मुझे क्या मिलता है? रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। गॉट द कॉन्सेप्ट? अब चलिए मैं प्रूफ करके बताता हूं कि ये कैसे हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता चुका है, इसको मैं बनाऊंगा अब किसमें? सॉहॉर्स में। सॉहॉर्स नहीं आया तो बहुत सी जगह प्रॉब्लम आ जाएगी। सॉहॉर्स में कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड तो खींचो, ये खींच दिया सर। हाइड्रोजन इस तरफ तो इसका CH3 इस तरफ आएगा, क्यों? क्योंकि ट्रांस है यार। इसका हाइड्रोजन इस तरफ तो इसका CH3 इस तरफ आएगा। चमका? अब आप क्या करवा रहे हो? कैटलिस्ट की सरफेस पर करवा रहे हो ड्यूटेरियम का एडिशन। तो ये ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम का बॉन्ड हो गया, ये आपका निकल कैटलिस्ट हो गया। रिएक्शन आप लोगों ने करवाया तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लग गया,
ये वाला बॉन्ड फॉर्म होने लग गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लग गया और ये वाला बॉन्ड फॉर्म होने लग गया, तो आपको अब चमकने लग जाएगा कि सर एक सिग्मा बॉन्ड रह गया, इस तरफ क्या आया बच्चों H आया, इस तरफ क्या आया CH3 आया, इस तरफ क्या आया CH3 आया, इस तरफ आया H, यहां से जुड़ गया ड्यूटेरियम, यहां से जुड़ गया ड्यूटेरियम। अब अगर ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है मेरे दोस्तों, तो आप देखो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगा, तो नो पीओएस, कोई भी पीओएस नहीं है। अगर कोई भी पीओएस नहीं है तो ये कंपाउंड कैसा बना, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव को बनाने का सिंपल सा तरीका, फिशर में सारी चीजें सेम, बस जुड़ने वाली चीजों को अपोजिट डायरेक्शन में लिख दो। इसका मतलब ये नहीं है कि जुड़ी अपोजिट डायरेक्शन में, भाई एडिशन तो आप देखो ना, अभी भी ड्यूटेरियम आपके सेम साइड से जुड़े हैं। भले बच्चों आपके पास वो सिस अल्कीन हो या ट्रांस अल्कीन हो, ये आपकी पहले सिस अल्कीन थी, ड्यूटेरियम जुड़े सेम साइड से, ये आपकी ट्रांस अल्कीन थी, ड्यूटेरियम जुड़े सेम साइड से, तो ड्यूटेरियम तो सेम साइड से जुड़ रहे हैं। 7 स्केल रमन वर्मा, क्या बात है भाई, मुझे तो लगा एक्सटिंक्ट हो गया, तो जिंदा है, खुशी हुई तेरे को देखकर जिंदा। तो देखो फिर ये चैप्टर क्लास 12 के एनसीईआरटी में नहीं है। ऋतिक सिंह, बेटा मैं जब क्लास 12 की ऑर्गेनिक पढ़ाता हूं तो पहले हाइड्रोकार्बन और जीओसी जरूर पढ़ाता हूं बेटा, क्योंकि ऋतिक डायरेक्ट अगर मैं हेलोजन डेरिवेटिव्स को पिक कर लूंगा तो मजा नहीं आएगा। ये चैप्टर पूरा होने के बाद तुझको पता लग जाएगा कि कितना सारा 12th का पोर्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मैं बहुत सारी 12th पढ़ा दूंगा। ठीक है ऋतिक बेटा, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। तो ट्रिक फॉर फ्यूचर, भविष्य में अगर इस तरह की रिएक्शन हमको मिल गई तो इतना काम हमको नहीं करना पड़े, इसलिए भविष्य के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं और भविष्य में मैं काम में लूंगा अल्कीन चैप्टर के अंदर। तो ट्रिक क्या है, जैसे पे जैसा तो मीजो कंपाउंड। मेरे साथ बोलो, जैसे पे जैसा तो मीजो कंपाउंड। बोलने का मतलब अगर आपके पास कोई सिमेट्रिकल अल्कीन है और सिमेट्रिकल अल्कीन पर जुड़ने वाली चीजें सेम है, जुड़ने वाली एटम्स सेम हैं, एटम्स सेम हैं। जैसे अभी आपके पास मैंने देखा दोनों एटम्स क्या जुड़ रहे हैं, ड्यूटेरियम, तो हो सकता है भविष्य में आपके पास कोई रिएक्शन आ जाए जिसमें दोनों एटम्स क्या हो, क्लोरीन हो। अगर आपके पास दोनों एटम्स सेम है, अल्कीन आपकी सिमेट्रिकल है, तो जैसे पे जैसा तो मीजो कंपाउंड मिलेगा। इसका मतलब यह है, जैसे पे जैसा का मतलब ये कि अगर सिस अल्कीन और वो जो चीजें ऐड हो रही हैं वो भी सिस में ही ऐड हो रही हैं, यानी सेम साइड से ऐड हो रही हैं, तो मीजो मिलेगा। ये मैंने आपको प्रूव करके बताया है कि सिस अल्कीन, सिस एडिशन, मीजो। देखिए ये अल्कीन आपकी सिमेट्रिकल थी, जुड़ने वाली चीजें सेम थी, तो जैसी अल्कीन वैसा एडिशन, तो कंपाउंड कैसा मिलेगा, मीजो मिलेगा। ये मैं प्रूव कर रहा हूं। और अगर आपके पास कभी आपको मिल गई ट्रांस अल्कीन, ट्रांस अल्कीन, और उस पर अगर भविष्य में हम कोई रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें हो रहा है ट्रांस एडिशन, तो ट्रांस अल्कीन पर ट्रांस एडिशन अगर हुआ तो भी क्या मिलेगा, मीजो मिलेगा। बोलो समझ में आ गया, तो भी क्या मिलेगा बच्चों, मीजो ही मिलेगा। अब अगली बात क्या है, जैसे पे उल्टा। पहली ट्रिक तो आपके पास क्या थी, जैसे पे जैसा। अगली ट्रिक आपके पास क्या है, जैसे पे उल्टा। तो ये तो जैसे पे जैसा थी, अगली क्या है, जैसे पे उल्टा। जैसे पे उल्टा इससे सीखा है मैंने। आपके पास ट्रांस अल्कीन थी, उस पे उल्टा एडिशन हो रहा है, ट्रांस पर ट्रांस नहीं हो रहा, ट्रांस पर सिस हो रहा है, यानी उल्टा हो रहा है। तो ट्रांस पर अगर सिस किया, ट्रांस अल्कीन पर सिस एडिशन किया, तो हमेशा क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर ही मिलेगा। या उल्टा कर दिया आपने, सिस अल्कीन पर ट्रांस एडिशन कर दिया या एंटी एडिशन कर दिया, तो भी आपको क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर ही मिलेगा। तो बताइए, बहुत अच्छे से समझ में आई रिएक्शन। भविष्य में हम जब पढ़ेंगे तब मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि यार ये सिस एडिशन है या ट्रांस एडिशन, और आपको ये रिएक्शन याद दिला दूंगा। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, हैंड रिटन नोट्स तुमको पसंद है, तो लाइक मार्क कर दो। आदित्य शर्मा, हेलो बेटा, ठीक है। एक यहां पर अभी भी देखो डिसलाइक वाला बंदा है। ये वो लोग हैं जिनको अगर सोने का कटोरा भी पकड़ा दो तो भी सिग्नल पे जाके भीख मांगेंगे। ये डिसलाइक वाला बंदा वही है। क्लियर है। मेरी आदत है मैं ऑफ द कैमरा रहूं, ऑन द कैमरा रहूं, मैं बोलता हमेशा सच्चाई हूं, मुझे डर नहीं लगता किसी को भी बोलने में। मैं बिल्कुल जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूं वैसे ऑनलाइन में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। चलो आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में आपको इसका आंसर बताना है। क्विकली कोशिश करो आंसर बताने की। ध्यान रहे ये आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है।
क्या पूछा जा रहा है, इस अल्कीन के ऊपर D2 निकल करवाया, टोटल कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे बता दो दोस्तों, टोटल कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे कमेंट बॉक्स में मार्क कर दो। कितने आने चाहिए टोटल प्रोडक्ट्स? सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिल्कुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है श्रवण। आपके पास जब भी कोई चीज अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रही है, या फिर जब भी कोई चीज हाईली रिएक्टिव से लोअर रिएक्टिविटी की तरफ जा रही है, तो वो एक्सोथर्मिक ही होती है। अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अल्कीन कम रिएक्टिव होते हैं, तो हाई से लो की तरफ जा रही है तो बिल्कुल ये आपके पास क्या होगा। सर ये आपका लेक्चर नीट वाले भी देख सकते हैं क्या? बेटा बिल्कुल आदित्य शर्मा, मैं नीट के भी कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, मैंने जीओसी के अंदर भी एम्स के भी कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, तो मैं इसी तरह से कवर कर रहा हूं कि नीट और एम्स तो हो ही सही, नीट और जेई तो हो ही सही, लेकिन जेई एडवांस का बच्चा भी देखे, तो डेफिनेटली जेई एडवांस लेवल का पढ़ा रहा हूं, तो आपको तो आंसर मिलेगा ही मिलेगा यहां पर। तो देखो एडिशन करवाया, D2 निकल सब जगह पर ऐड हो जाएगा, आपको कंपाउंड मिला CH2 CH CH सिग्मा CH सिग्मा CH3, ड्यूटीरियम 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 ड्यूटीरियम, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, है ना, सारे कायरल कार्बन आ गए, तीनों, लास्ट वाला कायरल कार्बन नहीं होगा, यहां पर कायरल कार्बन नहीं बना। अब अगर आप देखो तो सारे कायरल कार्बन आप लोगों के आए हैं, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो यहां से 3 कायरल कार्बन आए, मॉलिक्यूल कैसा है बच्चों? अनसिमेट्रिकल। मॉलिक्यूल कैसा है? अनसिमेट्रिकल। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 2 to the power n 2 to the power 3 यानी 8। किसी का आंसर नहीं है 8। टोटल आइसोमर्स कितने होंगे? 8, और सारे के सारे कैसे होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। बोलिए मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए दोस्तों, बात समझ में, लात निकल गया था, बात समझ में आई कि नहीं आई? कंपाउंड अनसिमेट्रिकल था, फॉर्मूला जाएगा 2 to the power n, और आंसर क्या मिलेगा? 8। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? गॉट दैट? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कोशिश करो सही करो, ये वापस से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अगेन ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दिस इज नॉट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर नहीं है दोस्तों। बताइए इसका क्या जाएगा? न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में x की वैल्यू बताओ। अगेन आप सेम कर रहे हो, D2 प्लस निकल। दीपक रिएक्शन पूछा है लेकिन x लिख रखा है ना, मुझे x की वैल्यू बतानी है, टोटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए अगला आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ यार। तुम लोगों का आंसर आएगा तभी तो फिर मैं आगे मूव करूंगा, मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा बहुत तो तुम रेस्पॉन्ड करो, गलत रेस्पॉन्ड करो, सही रेस्पॉन्ड करो, लेकिन रेस्पॉन्ड तो करो, है ना। तो बताइए क्या जाना चाहिए? दीपक जी बिल्कुल आंसर का वेट है आप लोगों का। तो सिंपली देखो, रिएक्शन करवाने के बाद आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ड्यूटीरियम जुड़ा, ड्यूटीरियम जुड़ा, यहां से CH ड्यूटीरियम जुड़ा, CH ड्यूटीरियम जुड़ा, CH3। अब अगर आप देखो तो कार्बन कायरल कौन कौन से बन रहे हैं? दीपक का आंसर है 16, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये कार्बन कायरल, ये कार्बन कायरल, ये कार्बन कायरल, ये कार्बन कायरल। मॉलिक्यूल को कहीं से भी 2 हिस्सों में कट नहीं कर सकते दोस्तों, कहीं से भी नहीं कर सकते। तो मॉलिक्यूल कैसा है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब अगेन 2 to the power n 2 to the power 4। ठीक है, तो कितना आंसर आ रहा है? 16 आइसोमर्स आएंगे, और 16 के 16 ही कैसे होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे। ठीक है, 4 कायरल कार्बन आ रहे हैं बेटा, 4। अंशुल, दीपक, बहुत बढ़िया। दीपक तेरा आंसर सही आता है ना, दिल से मुझे खुशी होती है, मुझे खुशी होती है, ईमानदारी की बात कर रहा हूं। आगे मूव करता हूं। चलिए अगली रिएक्शन पर आ रहे हैं, कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस पर। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अल्केन में भी काम आती है, अल्कीन में भी काम आती है, अल्काइन में भी काम आती है। इस रिएक्शन से अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों बना सकते हो। कैसे बनाएंगे ये मैं सिखाता हूं विद कॉन्सेप्ट, लेकिन सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। वैसे कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, कि आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कैरिड आउट करवाते हो, और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कैरिड आउट करवाने के बाद एनोड पर आपको अल्केन मिल जाता है। अब जिन बच्चों ने अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम नहीं सुना, मैं फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम नहीं सुना, यस वृंदा बिल्कुल सही नाम, सही 16 आंसर था। श्रवण, दीपक, स्पेयर आकाश, अंशुल, सभी का आंसर सही था, बहुत बढ़िया यार, दिल खुश कर दिया। अब आगे देखो, नहीं श्रवण फ्री रेडिकल मैकेनिज्म,
अच्छा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बता रहा है, चलो ठीक है, मुझे कुछ और लग गया। हाँ, इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस एक केमिकल एक्सपेरिमेंट है जो कि आप कभी केमिस्ट्री लैब में अगर जाओ भूले बिसरे तो वहां पर आपको जरूर मिलेगा। एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर क्या करते हो बच्चों, आप दो इलेक्ट्रोड्स लगाकर रखते हो। एक इलेक्ट्रोड होता है आपका एनोड और एक इलेक्ट्रोड होता है आपका कैथोड। इन दोनों इलेक्ट्रोड को बाहर से आपने बैटरी वोल्टेज से एक्सटर्नल सप्लाई दे रखी होती है। अब आप देखो यहां पर इसके पास क्या टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव। यहां पर इसके पास क्या टर्मिनल आ रहा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल वाली चीज को आप लोग क्या बोलते हो, कैथोड, ठीक है। और नेगेटिव टर्मिनल वाली चीज को क्या बोलते हो, एनोड। नीतू चंडेल बेटा रिप्लाई करना है, किस चीज का रिप्लाई करना है आप बताओ, क्वेश्चन पूछो मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलो, तो उल्टा लिख दिया नीतू चंडेल जी का कमेंट देखने में। तो यहां पर आपके पास पॉजिटिव वाला क्या कहलाता है, पॉजिटिव वाला कहलाएगा भाई आपके पास एनोड, और नेगेटिव वाला आपके पास क्या कहलाता है, कैथोड। कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, ये तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, बस अभी मैं बता रहा हूं कैथोड वो जगह है जहां पर रिडक्शन होता है और एनोड वो जगह है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे मान लो आपने यहां पर NaCl का सॉल्यूशन भर रखा था, मान लो, मानने में तो क्या जाता है, आपने यहां पर NaCl भर रखा था। तो NaCl अगर भर रखा था तो NaCl भरने का मतलब यहां पर क्या है कि Na+ है और Cl- है। अब Na+ है और Cl- है तो आपका Cl- तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव वाले के पास जाएगा। तो यहां पर Cl- आ गया और यहां पर Na+ आ गया। तो Cl- यहां पर आया तो आप सोचिए क्लोरीन माइनस यहां पर आया। माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और -1 चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। डोंट मिस कॉन्सेप्ट। हाँ बेटा आप लेट हो, इलेक्ट्रॉन्स लूज करना। तो यहां से अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन आप कर रहे हो तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, सर माय एग्जाम ऑफ BSc एग्रीकल्चर इज ऑन 10th अक्टूबर, सर मैं कितने बजे सोना उठना चाहिए। बेटा ये आपको लगता है नीतू चंडेल की ये इतना अर्जेंट क्वेश्चन है कि मैं अपना जो इतना इनॉर्मस फ्लो चल रहा है उस फ्लो को तोड़कर इसको जवाब देना चाहूंगा। तो नीतू बेटा थोड़ा सोचा कर कि ये जो कमेंट है तो ऑफलाइन में प्लेस कर सकती थी, ठीक है। और सोना नहीं सोना हर इंसान अलग होता है। सम पीपल आर मॉर्निंग पीपल, सम पीपल आर बैटमैन। मैं मॉर्निंग पीपल हूं, मैं जल्दी उठता हूं, जल्दी उठ के एक्सरसाइज पढ़ना सब कुछ जल्दी करता हूं। लेकिन अगर आप रात में उठने पर कंफर्टेबल हो तो बेटा आप रात भर पढ़ाई करो। हर किसी का कॉन्सेप्ट अलग होता है। बाबा रामदेव जी कुछ बोलते हैं, आपके दोस्त कुछ बोलते हैं, मैं बोलता हूं सबकी सुनो, करो दिल की, ठीक है। तो आप अगर सुबह उठने में कंफर्टेबल हो तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो। अगर आप रात को जगने में कंफर्टेबल हो तो रात भर जगो, पढ़ाई करो, सुबह सो। इट्स अप टू यू बेटा नीतू, है ना। चलो, तो आप देखो यहां से क्लोरीन नेगेटिव था, आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो। ऑक्सीडेशन करने का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन गया, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन गया। अब सोचो क्लोरीन पर से -1 अगर गया, -1 अगर गया, -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, पहले -1 था, 1 इलेक्ट्रॉन गया तो +1, तो ओवरऑल क्या हो गया, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्लोरीन रेडिकल बन गया। यहां से भी क्या बन गया, क्लोरीन रेडिकल बन गया। और रेडिकल आपस में मिलते हैं और कौन सी गैस निकल जाती है, Cl2 गैस। बोलने का मतलब यहां एनोड पर कौन सी गैस लिबरेट हो रही होगी, Cl2 गैस लिबरेट हो रही होगी। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसको हम यहां पर कैसे यूज में लेंगे, देखिए आपके पास 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड से ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड पर लगती है। 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने रिएक्शन करवाई इसकी NaOH के साथ। मैं डायरेक्ट इसके ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोलिसिस केवल आयनिक सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर होती है दोस्तों। तो ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आयनिक फॉर्म में नहीं है। मैं इस पर डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करवा सकता मेरे भाई, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, इसको आयनिक कंपाउंड में फॉर्म किया। कैसे, इस एसिड की रिएक्शन करवाई इस बेस के साथ, तो क्या मिला, सॉल्ट मिला, और क्या मिला, जल मिला, पानी मिला। तो यहां से आपको क्या मिल गया, H2O भी मिला था। रिएक्शन हुई, 2 मोल इसके मिल गए, CH3CO नेगेटिव Na+ हुआ। अब ये आपका इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। इस इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन में से आप बिजली करंट को पास करवाओगे एक्सटर्नल सोर्स से, तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस होगा और डायरेक्टली आपको क्या मिल जाता है, अल्केन मिल जाता है। अब मेरी ट्रिक सुन लो कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएं। ट्रिक सुन लो, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएं। सिंपल क्वेश्चंस पर ये ट्रिक हमेशा चलेगी। भाई आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है।
हमेशा क्या करो, मेरी ट्रिक सिंपल सी जबान पर रहेगी, चलती रहेगी। CO2 निकालो, ये बॉन्ड जोड़ो, ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड जोड़ो, इस तरह से लिखोगे फील आ जाएगी। ये बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड जोड़ो, तो यहां से क्या निकल गया CO2, यहां से क्या निकल गया CO2, यहां से क्या मिल गया CH3 प्लस ट्वाइस ऑफ CO2 चलता बना। ये तो ट्रिक है, ठीक है। अब अगर मान लो मुझको एग्जामिनर ने दे दिया कि यार तू तो बड़ा ट्रिक कर रहा है, ये ले, अगर मुझे इस तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया तो ट्रिक अभी भी चलेगी। कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले से ही 2 COH है, तो यहां से ये बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड जोड़ो, हो गया। तो आपके पास क्या निकल गया, 2 मोल CO2 निकल गया, और क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाएगा। एग्जामिनर ने बोला कि अल्काइन बना सकते हो इससे, मैं बोलूंगा बिल्कुल सर बना सकते हैं। बस ये रिएक्शन की खास बात क्या है कि ये रिएक्शन सर केवल एक बॉन्ड जोड़ पाती है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड जोड़ पाती है। सर अगर मुझे अल्काइन बनाना है तो 3 बॉन्ड चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, तो ऐसा सॉल्ट लेकर आऊं, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर आऊं जिसमें 2 बॉन्ड ऑलरेडी हों, 2 बॉन्ड क्या हो, ऑलरेडी हो। तो यहां से आपके पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां से आपके पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। आपने एक ट्रिक बोली क्या, ये बॉन्ड तोड़ बेटा, ये बॉन्ड जोड़, हुआ, तो ये बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड जोड़ा, तो क्या मिल गया भाई, यहां से CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिल गया। यानी इस रिएक्शन से अल्कीन अल्कीन अल्काइन तीनों मिल सकती है। सिमरन जी नमस्कार। अल्केन अल्कीन अल्काइन तीनों मिल सकती है। अब कैसे मिलती है ये प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाता हूं मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म को देखो और सीखते हुए चलना दोस्तों। तो हमारे पास यहां से क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na प्लस, इस इलेक्ट्रोलाइट के 2 मोल्स थे। ये मैंने अभी आपको प्रूव करके बताया पीछे, इसके 2 मोल्स थे। तो आपने इसमें से जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करवाई तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ने क्या किया, इसको इसके आयंस में ब्रेक कर दिया। आयंस कौन कौन से ब्रेक हो गए बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव के 2 मोल मिल गए, और 2 मोल क्या मिल गया दोस्तों, Na प्लस मिल गया, मिला। अब आपके पास प्रोसेस होगी एनोड पर और कैथोड पर। एनोड के लिए मैं बता चुका हूं, एनोड कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड कैसा था, नेगेटिवली चार्ज। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज था तो नेगेटिव आयन इसके पास अट्रैक्ट होकर गया, तो कौन से नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होकर गए, एसीटेट आयन, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा बिल्कुल इस वाली कंडीशन में, 1 2 3 4 5 6 और 7 और एक और 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और नेगेटिव का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। अगला आपके पास क्या, 2 मोल गए थे ये, तो ये ऐसा एक और ले लो, ऑक्सीजन नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। आप क्या करवाने जा रहे हो, ऑक्सीडेशन, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया, ये एक इलेक्ट्रॉन गया, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। हुआ, तो अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो आपको यहां से क्या मिल गया बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन रेडिकल, और यहां से क्या मिल गया, CH3C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन रेडिकल। अब देखिए पिछला जब मैंने आप लोगों को बताया तो यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस में क्लोरीन क्लोरीन रेडिकल थे, वो आपस में जुड़े और एक Cl2 गैस बनकर निकल गए, ठीक है, Cl2 गैस बनकर निकल गए, क्योंकि वो क्लोरीन बनकर न्यूट्रल बनकर स्टेबल था। अगर कोई भी चीज न्यूट्रल बनकर स्टेबल हो रही है तो वो खुश है। अब आप सोचो कि अगर ये यहां से दोनों जुड़ गए, यहीं से जुड़ गए, तो क्या कोई गैस निकलेगी, नहीं। इसलिए ये रेडिकल क्या करता है, रेडिकल की खास बात यह है, रेडिकल होता है न्यूट्रल, और रेडिकल जिससे टकराता है उसको भी बना देता है रेडिकल। तो रेडिकल ऑलवेज क्रिएट्स रेडिकल। तो ये वाला रेडिकल वाला बॉन्ड यहां इस बॉन्ड से टकराता है और यहां से रेडिकल बना देता है दोनों तरफ, और ये वाला यहां पर इस तरफ टकराता है और यहां से दोनों तरफ रेडिकल बना देता है। अब देखिए अगर ये दोनों आपस में पार्टिसिपेट करेंगे और ये दोनों आपस में पार्टिसिपेट करेंगे तो CO2 गैस निकल रहा है, और यहां से ये दोनों आपस में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको मिल गया बच्चों CH3 प्लस 2 मोल क्या निकल गया, CO2। बोलिए बात समझ में आ गई, 2 मोल क्या निकल गया, CO2। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। अब इस रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। एक पेज की मुझे जरूरत है, उस पेज को मैं ऐड कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं फ्री हैंड पर पढ़ाता हूं, मैं PPTs प्रिपेयर करके नहीं पढ़ाता, मैं अपने सेल्फ नोट्स आप लोगों को देता हूं। और सेल्फ नोट्स देने का फायदा यही है कि मैं जब चाहूं, जब आपको जितना भी चाहूं उतना पढ़ा सकता हूं। यह श्रवण मैं वही बताने जा रहा हूं। तो ये तो बेसिक डीकार्बोक्सिलेशन मैंने आप लोगों को बताया है। अब आगे की बात देखो, पहले अपने स्लाइड पर पहुंच जाए। आगे की बात क्या है अपने पास कि ये तो मिल गया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है दोस्तों, सुनना।
सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनोड की तो बात हो गई, कैथोड की भी बात सुन लो। एनोड से कितने इलेक्ट्रॉन निकले थे, कैथोड का मतलब रिडक्शन, एनोड से कितने इलेक्ट्रॉन निकले थे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया था, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया था, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया था, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे, कैथोड के पास। कैथोड के पास 2 कटायंस हैं, एक कटायन तो कौन सा, ट्वाइस ऑफ Na+, एक कटायन कौन सा, ट्वाइस ऑफ H+। तो आप सोचो अगर आपके पास 2 कटायंस थे तो इन दोनों कटायंस में सोडियम तो कभी भी सोडियम 0 नहीं बनना चाहता, कारण सोडियम +1 में स्टेबल है, उसने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर लिया है। लेकिन H+ की कंपैरेटिवली ज्यादा टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की, तो Na+ तो देखता ही रह गया और H+ ही इलेक्ट्रॉन खाकर किस में कन्वर्ट हो गया, H2 गैस में। तो आप सोचिए कंटेनर के अंदर Na+ फ्री आयंस हैं, फ्री आयंस हैं, तो H2O था ना, तो H2O का बिल्कुल मैकेनिज्म जरूरी है पराशर। H2O का H+ तो यहां काम आ गया और पीछे देखो आपके पास OH- तो कहीं काम नहीं आया, तो H2O का H+ तो यहां काम आ गया। तो आप सोचो यहां से Na+ बच रहा है, Na+ कहां से, कैथोड से, आपके पास OH- बच रहा है, तो ये दोनों अगर मिलेंगे तो कंटेनर के अंदर NaOH बनता जा रहा है। और कंटेनर के अंदर अगर NaOH बनता जा रहा है, जैसे 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 इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आगे बढ़ती जा रही है, कंटेनर के अंदर NaOH की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH- अगर बढ़ता जाएगा बच्चों, तो मैं यहां से बोलता हूं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आगे बढ़ेगी pH बढ़ता जाएगा। बोलो समझ में आ गया, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी pH बढ़ता जाएगा। बोलो बात चमकी, चमकी कि नहीं चमकी, चमक गई। तो भाई जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी pH भी धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। नहीं पराशर, मैं रिएक्शन मैकेनिज्म जहां पर जरूरत होती है ना बेटा वहीं पर करवाता हूं, क्योंकि बहुत से बच्चों का फिर पहले मिस हो जाता है, इसलिए जब अल्कीन आएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वहां पर ही करवाऊंगा मैं। तो ये आपके पास pH बढ़ता जाएगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इस रिएक्शन से मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इस मैकेनिज्म से जो अभी हमने पढ़ा, इस मैकेनिज्म की बात करें तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं हम राम भगवान। राम का मतलब रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म, रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। और राम भगवान रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म फिट है सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाने के लिए। तो कभी भी अगर आपको मेजर प्रोडक्ट पूछना है इसमें, तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिकल अल्केन होगा। अब अगर आपने अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड्स ले लिए, इफ 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स टेकन, 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर टेकन, 2 अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ले लिए, तो बच्चों आपके पास मोर देन 1 प्रोडक्ट बनेगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, मोर देन 1 प्रोडक्ट, मोर देन 1 प्रोडक्ट बनेगा। और एक से ज्यादा प्रोडक्ट इसलिए बनेगा क्योंकि सोच लो आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई आपके पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। बच्चों अगर आपने इनके एक एक मोल भी लिए ना, तो एक मोल का मतलब है 6.02 × 10⁻23 करोड़ों अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स आपने ले लिए। तो कोई गारंटी है कि इससे यही टकरा है, ना जी ना, इससे ये खुद भी टकरा सकता है, इससे ये खुद भी टकरा सकता है, ये दोनों आपस में भी टकरा सकते हैं। तो बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो जेईई एडवांस के क्वेश्चन यही है क्या आएगा बेटा, जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी मैं करवाता हूं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा ताकि रिवीजन भी हो जाएगा आज जो पढ़ा। अब आगे चलते हैं अगले सेक्शन पर। तो इन पॉइंट से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, इन पॉइंट से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। जब मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में वुड्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो इस रिएक्शन को लिंक करूंगा वहां से, क्योंकि ये रिएक्शन का फंडा और वुड्स रिएक्शन का फंडा ऑलमोस्ट सेम है दोस्तों। चलिए आगे बात करें डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन पर आ रहा हूं, आज की अंतिम रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन। नाम से समझ में आ रहा है, जिसके नाम के आगे भी डी आ गया, डी फॉर मानना डिस्ट्रक्शन या फिर किसी चीज का एलिमिनेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि कार्बोक्साइल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एलिमिनेट करना, तबाह करना, तहस नहस करना, दोस्तों क्या कहलाता है, डी कार्बोक्सिलेशन ग्रुप। तो रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन। मैं सिंपल से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल पर ले जाऊंगा। सिमरन थैंक्स अ लॉट बेटा। अब आप देखिए, जैसे इस रिएक्शन का एक और नाम पाया जाता है,
अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं। इस रिएक्शन का एक और नाम होता है, वो होता है सोडा लाइम। क्यों होता है सोडा लाइम, मैं आप लोगों को बताता हूं। सोडा लाइम इस वजह से होता है बच्चों, क्योंकि सोडा वो नहीं होता 5 रुपए वाला जो तुम पीते हो, सोडा होता है कॉस्टिक सोडा। और कॉस्टिक सोडा मैं किसको बोलता हूं, NaOH को। और लाइम से मेरा मतलब क्या होता है, क्विक लाइम। और क्विक लाइम जब आप पढ़ोगे एस ब्लॉक तो उसको बोलते हैं CaO। तो इसके जो रिएजेंट्स हैं NaOH और CaO, इसलिए आपको बोलते हैं सोडा लाइम रिएक्शन। पराशर किशन, यू कैन टोटली रिलाई ऑन मी, डोंट वरी अबाउट इट। तो सोडा लाइम का मतलब क्या है, कोई अगर पूछे तो कॉस्टिक सोडा और क्विक लाइम ये काम में आते हैं, इसलिए सोडा लाइम बोलते हैं। कोई इसमें मिरिंडा नहीं बनती भैया, ऐसा मत सोचना कि भाई यार कार्बोक्सिलिक एसिड लिया उसमें मिरिंडा घोल दी, सोडा हो गया, मिरिंडा नहीं लाइम चाहिए तो यार लिम्का घोल दो, और लिम्का घोलने से आपके पास ये अल्केन बन जाएगा। ना जी ना 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 ना, ठीक है। सोडा लाइम का मतलब NaOH प्लस CaO। आकाश हेलो, लेट आए हो लेकिन ठीक है। अब देखो रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप रिमूव होता है, R और H आपस में जुड़ते हैं और CO2 लिबरेट हो जाता है। कैसे होता है, क्या होता है सर, खाने वाला सोडा है या धोने वाला? पप्पू देखो नाम जैसा आपका है वैसा ही सवाल पूछा, खाने वाला सोडा और दोनों अलग होते हैं यार, वो वाला नहीं। क्विक लाइम NaOH को खा नहीं सकता, खाएगा तो वो जीवन का तेरा आखिरी खाना होगा दोस्त। चलो आगे चलते हैं, तो मैकेनिज्म की बात बताता हूं आपको। अब सब लोग बातचीत बंद, मैकेनिज्म पर ध्यान ज्यादा, क्योंकि मैकेनिज्म अगर आएगा तो ही क्वेश्चन बड़े बड़े बनेंगे। मैं आज क्वेश्चन करवाऊंगा 2 क्वेश्चन एडवांस लेवल के, ठीक है, और मैकेनिज्म आना चाहिए सबको। तो देखो आपके पास मैकेनिज्म में क्या हुआ, CH3 डबल बॉन्ड OH था दोस्तों, आपने रिएक्शन करवाई इसकी किसके साथ, NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। अभी जस्ट पढ़ाकर आ रहा हूं आप लोगों को, CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Na प्लस आपको मिला सॉल्ट मिला। अब देखो इसकी चर्चा करते हैं, इसको लाइमलाइट में लेकर आओ। CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव है। अब अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो ये नेगेटिव का मतलब क्या है, लोन पेयर। अगर ये लोन पेयर बॉन्ड बन जाता है, क्यों बनेगा सर बॉन्ड, क्यों हो जाएगा ऐसे, आप कुछ भी कर देते हो, नहीं बेटा बनेगा। कारण क्या है कि लोन पेयर जब बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर लोन पेयर अगर किसी के पास होते हैं तो वो हमेशा अपने लोन पेयर को बॉन्ड बनाता है। ऐसा एक्चुअल में नहीं है कि लोन पेयर हमेशा लोन पेयर रहता है, लोन पेयर बिना रेजोनेंस की भी बॉन्ड बन जाता है। तो लोन पेयर अगर बॉन्ड बना और इसको दिख रहा है कि मैं यहां से CO2 बन के निकल सकता हूं, इसलिए ये लोन पेयर को बॉन्ड बना रहा है। तो अगर इसने लोन पेयर को बॉन्ड बनाया दोस्तों, तो आप देखो क्या हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इस कार्बन का बहुत ज्यादा पेट भर गया, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, ऑक्टेट एक्सपेंड ही हो चुका है। ध्यान से देखो, उस बीच वाले कार्बन का ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया, और कार्बन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 माइनस 2 8 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देने पड़ेंगे। तो ये जाते जाते इसको दिख रहा है कि यार मैं कार्बन डाइऑक्साइड बनकर अपनी जीवन न्यूट्रल बनकर सुखी बिता सकता हूं। तो यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे गया और खुद किसमें कन्वर्ट हो गया, खुद निकल गया CO2 बनकर, और पीछे क्या रह गया दोस्तों, CH3 नेगेटिव। और ये वाली स्टेप आपकी क्या कहलाती है, RDS स्टेप। RDS स्टेप का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपके पास पूरी रिएक्शन के अंदर जो सबसे धीमी स्टेप है, जिस पर पूरी रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग RDS स्टेप हुआ। अब यहां RDS स्टेप में इंटरमीडिएट क्या मिल रहा है, कार्बन आयन। आप सोचो, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां से एक नाम मैं पिक करता हूं, अंशुल। अंशुल मेरा दोस्त यहां पर दिख रहा है। मान लो यार अंशुल आज से 10 साल बाद आदमी हो जाएगा। आदमी से मतलब कमाने लग जाएगा, घर में सपोर्ट करेगा, देश की GDP में सपोर्ट करेगा, तो घर वालों को खुजली होगी, और घर वाले क्या करेंगे, इसकी शादी करवाने पर आ जाएंगे। अब शादी करवाना इसकी लाइफ का RDS स्टेप है। कारण क्योंकि अगर ये उस टाइम अपने सिंगलहुड को एंजॉय कर रहा है तो ये इतना जल्दी शादी नहीं करना चाहेगा। सिंगलहुड के बहुत फायदे होते हैं, शादी करने के भी फायदे होते हैं, लेकिन सिंगलहुड के भी होते हैं। तो ये शादी नहीं करना चाहेगा, यानी अगर नहीं करना चाहेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि यार ये रिएक्शन शादी करने में थोड़ा डिले करेगा। यानी इसकी पूरी लाइफ का सबसे स्लोएस्ट डिसीजन कौन सा होगा, शादी करना होगा।
ठीक है। अब अगर शादी करना हुआ तो आप सोचो, अगर इसको होने वाले हमारे भाभी जी, होने वाली वाइफ के बारे में अगर पता है कि यार ये वाइफ जो मेरी होने वाली है, यार इससे शादी करके मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो ये डिसीजन जल्दी से ले लेगा, क्योंकि अगर इसने नहीं लिया, दुनिया में बहुत सारे डिसीजन लेने वाले, चमका कि नहीं चमका। तो ये वाली स्टेप क्या थी, आरडीएस स्टेप थी। उसको अगर पता है कि यार ये जो वाइफ है ये शादी करने से मेरी लाइफ अच्छी कर देगी, तो ये तेजी से डिसीजन ले लेगा और क्विकली रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर इसको पता है कि अगर मैंने इस लड़की से शादी करी तो मेरी जीवन की लंका लग जाएगी, जीवन की लंका लगने का मतलब तुमको पता है कि क्या हो जाएगा, और उसको दिख रहा है अंशुल को कि यार मैंने शादी करी तो मेरी हालत खराब हो जाएगी इस औरत से, अगर मैंने शादी कर ली तो वो ये शादी नहीं करना चाहेगा, या फिर इस रिएक्शन को बहुत स्लो चलाएगा घर वालों के प्रेशर में। क्लियर। तो यहां से हमने क्या सीखा कि अगर इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन क्विकली हो जाएगी। इंटरमीडिएट अगर खराब है तो रिएक्शन आपके पास बहुत रोते रोते होगी, बहुत स्लो होगी। तो बताइए, अंशुल जी को कांग्रेट्स बोल दो भैया सब। अंशुल बेटा, मैं अपनी तरफ से बोलता हूं कि तेरा इंटरमीडिएट बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल, और तो बहुत बढ़िया से तेरी लाइफ निकले, ये मेरी तरफ से तेरे को विशेष है। चलिए, तो यहां से बात करते हैं। तो इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोनाइन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान दो। इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोनाइन है, और कार्बोनाइन जितना स्टेबल होगा रिएक्टिविटी दोस्तों उतनी ही ज्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोनाइन स्टेबिलिटी। कार्बोनाइन को सिंपल सी बात है स्टेबल करना है तो जीओसी में सीख कर आए हैं, -m या -i अगर है तो कार्बोनाइन स्टेबल हो जाएगा, और अगर +m है +i है तो कार्बोनाइन अनस्टेबल हो जाएगा। यानी यहां पर तो दीपक और अंशुल क्या रहेंगे, खुश रहेंगे, और यहां पर अंशुल क्या रहेगा, दुखी रहेगा। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर। तो अब देखो, मीथेन इससे कभी भी नहीं बना सकते। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इससे कभी भी मीथेन नहीं बन सकता। तो ना ही मीथेन इससे बन रहा था, ना ही मीथेन कॉलवे से बन रहा था। मीथेन कैसे बनेगा ये मैं आप लोगों को बताऊंगा अगले लेक्चर में, लेकिन मीथेन आपके पास बन रहा है कैसे, इस रिएक्शन तो नहीं बन रहा और पिछली वाली से भी नहीं बन रहा था। अब देखिए, एक बहुत ही तगड़ा, एक इंपॉर्टेंट खतरनाक लेवल का डाउट दोस्तों, खतरनाक लेवल का डाउट और खतरनाक लेवल का एक नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिए। इफ अ -m ग्रुप इज प्रेजेंट फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड एट बीटा पोजीशन देन जेंटल हीटिंग कैन आल्सो परफॉर्म डीकार्बोक्सिलेशन। मतबल क्या है सर? मतबल बोलते हैं यूपी साइड या उस तरफ मतबल बोलते हैं, हम राजस्थानी मतलब बोलते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से बीटा पोजीशन पर एक -m ग्रुप है तो आपको सोडा और लाइम लाने की जरूरत नहीं है, आप हल्का सा हीट करोगे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे आपके पास ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, इससे पहला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, इससे अगला कार्बन क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन। तो अगर बीटा वाले कार्बन पर कोई -m ग्रुप है तो जैसे आप लोगों के लिए बीटा वाले पर मैंने CHO लगा दिया, और आपको मेरी ट्रिक के हिसाब से पता है कि अगर मैं इस CHO ग्रुप को लगा देता हूं फिनाइल रिंग के हिसाब से, तो +m -m देखने की मेरी ट्रिक क्या थी, केवल पहले एलिमेंट को देखो। तो पहले एलिमेंट के पास लोन पेयर है क्या, नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो ये +m नहीं हो सकता, ऑक्सीजन की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी ये क्या है, -m। तो आप देखो CHO आपका कैसा ग्रुप होता है, -m। अब अगर इस तरह का अरेंजमेंट आपके पास है, इस तरह का अरेंजमेंट अगर आपके पास है, और अगर आपने सोडा लाइम आपके पास नहीं है, हल्का सा हीट करोगे, हल्का सा हीट करने में ही डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और आपको कंपाउंड मिल जाएगा C+OH CH3। कैसे मिल रहा है देखो, रीजन सुनो। आपके पास डीकार्बोक्सिलेशन का इंटरमीडिएट क्या होता है बच्चों, कार्बोनाइन। ये वाला हिस्सा निकलता है और अल्फा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इसका ये वाला हिस्सा निकला और अल्फा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया। अब आप सोचो नेगेटिव चार्ज कितना ज्यादा स्टेबल होगा अगर वो डायरेक्टली -m से कनेक्टेड है तो -m से कनेक्टेड है, नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली स्टेबल, यानी अंशुल की ऐसी कंडीशन है कि अंशुल के बीटा पोजीशन पर अगर उसकी गर्लफ्रेंड ही है, यानी अंशुल की शादी उसके माता पिता लड़की जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड से करवाने वाले हैं, तो अंशुल तो सोडा और लाइम भी नहीं लेगा, अंशुल तो क्विकली रिएक्शन कर लेगा, खटाखट शादी कर लेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पहले ही कर रखा है तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी तो लेना है। तो आपके पास यहां से सिंपल सी बात क्या हुई कि COOH निकला, इसके पड़ोसी पर नेगेटिव आया, और ये नेगेटिव के बगल में अगर -m ग्रुप था तो ये रिएक्शन बहुत ही तेजी से हो जाएगी,
ठीक है, बहुत ही तेजी से हो जाएगी। ठीक, आकाश भाई पढ़ लो, बाद में कर लेना ये सब। ठीक है भैया आकाश यार पढ़ ले यार, अब है बोल रहा है तो समझता ही नहीं है। तो आप देखो यहां से HC डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव मिला तो आपको यहां से सिंपली हल्का सा हीट करना है और आपको मिल जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन। तो क्वेश्चंस के लिए तैयार, क्वेश्चंस प्लेस कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, आंसर मार्क करो दोस्तों और लाइक्स बढ़ाओ यार। अगर तुमको जो पढ़ा रहा है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं उससे बोर नहीं हो रहे हो, मजा आ रहा है ना, तो लाइक बढ़ा दो यार। अपने दोस्तों को बुलाओ, कैसे भी बुलाओ, मम्मा के फोन से, पापा के फोन से चलाओ, कैसे भी चलाओ, लेकिन लाइक्स बढ़ा कर दो मुझे। ठीक है, आंसर मार्क करो। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, गिव द ईज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इनमें से आपके पास किसका डी कार्बोक्सिलेशन इजी हो जाएगा, किसका डी कार्बोक्सिलेशन इजी हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन की एक ही ट्रिक है, CO2 उड़ाओ बगल पर नेगेटिव, CO2 उड़ाओ बगल पर नेगेटिव, CO2 उड़ाओ बगल पर नेगेटिव, CO2 उड़ाओ बगल पर नेगेटिव। इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख लो, खत्म काम। आंसर आप लोगों का आएगा, उसके बाद में स्टार्ट होता हूं। CO2 उड़ाओ, नेगेटिव बनाओ, और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी जितनी अच्छी उतना डी कार्बोक्सिलेशन तेजी से। तो श्रवण ने पहले आंसर दे दिया कि सर बी सबसे तेजी से होगा। यस, क्योंकि NO2 क्या है, -M है, और -M होने का मतलब अपने ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव देगा, तो अट्रैक्शन मिल रहा है, अट्रैक्शन मिल रहा है, तो आपका बी सबसे तेजी से स्टेबल होगा। आकाश बिल्कुल बेटा ध्यान दिया कर यार, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इस उम्र में इधर उधर कमेंट्स की तरफ ध्यान भटकता है, लेकिन मेरी बात ध्यान रख, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी उन सब बातों से आकाश। ठीक है, तो एक बड़े भाई की हैसियत से तुझसे बोल रहा हूँ, नॉट एज अ फैकल्टी, नॉट एज अ यूट्यूबर, मैं एक बड़े भाई की हैसियत से तुझसे बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, कि भाई इन सब चीज़ों पे अभी ध्यान दे। हर चीज़ लाइफ के स्टेज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से अगर मिले तो वो चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है, सबके लिए ये चीज़ सीख। तो चलो, तो B आपके पास होगा, कारण B में आपके पास क्या है, -M है। अब आपके पास OH यहां से क्या है, +M है, तो OH तो क्या करेगा, ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव, रिपल्शन। क्लोरीन के लिए मैंने हमेशा बोला है, क्लोरीन के लिए +M मत देखो, क्लोरीन के लिए केवल और केवल क्या देखा करो, -I, केवल -I देखा करो। अब अगर -I देखेंगे तो यहां पर मैं क्या रखूंगा, पार्शियल पॉजिटिव रखूंगा। NO2 के मुकाबले अट्रैक्शन कम है, लेकिन अट्रैक्शन तो है, तो सबसे तेजी से कौन गया, B, देन कौन गया, D। यहां पर OH +M है, और ये +M किसकी वजह से है, रेजोनेंस की वजह से। और यहां पर आपका CH3 +M ही है, लेकिन +M किसकी वजह से होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। अब अगर ये +M है तो ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव, रिपल्शन तो ये भी दे रहा है। ठीक है, रिपल्शन तो ये भी दे रहा है। तो आप सोचो यहां पर आपके पास नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव रेजोनेंस से आ रहा है, तो ये नेगेटिव पावरफुल। इस कार्बन आयन को थप्पड़ पड़ रहा है, एक तो थप्पड़ पड़ रहा है, मान लो किसी दुबले पतले इंसान से एक थप्पड़ पड़ रहा है मुझसे, दोनों में डिफरेंस होगा ना दोस्त। तो यहां पर तो थप्पड़ पड़ रहा है मुझसे कार्बन आयन को, और यहां थप्पड़ पड़ रहा है किसी दुबले पतले इंसान से। VT सर भी वैसे मुझसे दुबले हैं, तो VT सर से थप्पड़ पड़ रहा है मान लो, तो यहां पर आपके पास क्या हुआ, रिपल्शन कम होगा, यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा। तो B गया आपके पास, देन गया आपके पास D, देन जाएगा थप्पड़ धीरे पड़े तो स्टेबल ज्यादा होगा, इसमें थप्पड़ धीरे पड़ रहा है, तो B, D, A, C। बोलो चमका क्या, चमका कि नहीं चमका, चमका तो लाइक भी चमकनी चाहिए, चमका तो लाइक भी चमकनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज का, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों से पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड विल गिव CO2। इनमें से कौन सा ऐसा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि CO2 दे देगा। मैंने जान करके बच्चों यहां पर कॉमन नेम रखा, मैंने जान करके यहां पर कॉमन नेमिंग रखी है। क्यों रखी है कॉमन नेमिंग, ताकि आप लोगों को ये कुछ फेमस एसिड्स जो हैं उनके नाम याद हो जाए। सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जेई मेंस के लिए नहीं, फराज जेई एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो मैंने पढ़ा रखा है, उसको जाकर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़, बहुत अच्छे से पढ़ाया है दोस्त, उसको पढ़। कोई डाउट आता है तो इन जो वीडियोस को अभी पढ़ा रहा हूं उनके ऑफलाइन में प्लेस कर देना मेरे दोस्त, ठीक है, वहां पर मैं तुझको जवाब दे दूंगा। चलो, तो यहां से आंसर सबसे पहले आया है अंशुल का, सर ए होगा। दीपक ABCD ऑर्डर बताया, चल ठीक है,
ए होगा, ए होगा। तो देखो इसका आंसर जो है, मैं अनलीश कर रहा हूं इसका आंसर। एक मिनट, थोड़ा सा आंख में इरिटेशन है, इस इरिटेशन को हटा लूं मैं। तो आपके पास ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, एडिपिक, ये एसिड्स मैंने दिए हैं, इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, इनको याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा दोस्त। तो आपके पास ऑक्जेलिक, मेलोनिक, एडिपिक, सक्सिनिक, इनमें से जो आंसर आपका है वो है मेलोनिक। बी, किसी का आंसर नहीं आया। सही आंसर क्यों ये है, इसका जवाब मैं आप लोगों को दे चुका हूं कि अगर 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 आपके पास -M ग्रुप कनेक्टेड है आपके कार्बोक्सिलिक से, -M ग्रुप कनेक्टेड है आपके कार्बोक्सिलिक से, तो आपके पास केवल हीट करने से ही डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं। तो देखो यहां से मेरी एक ट्रिक है जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, ओम्स गैप। ओम्स गैप, ओ माय स्टूडेंट्स गिव अ पार्टी। यार तुम लोगों का सिलेक्शन होगा जेई में, IITian बनोगे, NITian बनोगे, बहुत बड़े इंजीनियर बनोगे, तो पार्टी तो दोगे। तो ओ माय स्टूडेंट्स गिव अ पार्टी, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्जेलिक, ये क्या होता है मेलो, क्या होता है सक्सिनिक, सक्सिनिक, ये क्या होता है ग्लूटेरिक, ये क्या होता है एडिपिक, ये क्या होता है पीमेलिक। तो ये कुछ ऐसे एसिड्स हैं जिनमें बस आपको क्या ध्यान रखना है कि दोनों तरफ C डबल बॉन्ड OH होते हैं, दोनों तरफ C डबल बॉन्ड OH होते हैं। इन एसिड्स के दो कॉर्नर पर, दोनों कॉर्नर पर C डबल बॉन्ड OH होते हैं और बीच में कुछ CH2 के लिंक्स आते हैं। तो मैं जनरलाइज कर रहा हूं मैथ्स की तरीके से, CH2N, CH2N, अगला आपके पास इस तरफ और C डबल बॉन्ड OH आ गया। अगर N की वैल्यू 0 है, N की वैल्यू 0 रख दी तो ऑक्जेलिक एसिड बनेगा। जैसे यहां पर ऑक्जेलिक एसिड है, N की वैल्यू 0 रखा, यानी N है ही नहीं, तो C डबल बॉन्ड OH हो गया और ये C डबल बॉन्ड OH हो गया। चमका। मेलोनिक, N की वैल्यू क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। N की वैल्यू अगर 1 रखा तो आपके पास यहां से क्या आ गया, C डबल बॉन्ड OH आ गया, CH2, C डबल बॉन्ड OH आ गया। ठीक है, अगला क्या है सक्सिनिक। सक्सिनिक में N की वैल्यू कितनी जाएगी, 2, तो यहां पर 2 C डबल बॉन्ड OH कॉर्नर पर मार दिए और बीच में क्या आ जाएंगे, 2 CH2 आ जाएंगे। बोलो याद रखना आसान है, आसान है। अब अगर आप यहां से देखो, IUPAC भी बेटा देख लूंगा, वैसे IUPAC टोटल 11th में आता है तो मैं उसको यहां पर नहीं पढ़ा, लिख से बीटा पोजीशन पर -M ग्रुप आ जाए तो आप देखो इस कार्बोक्सिलिक से यार अल्फा पोजीशन पर ही -M आ गया, इस कार्बोक्सिलिक से ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन पर -M आया है। क्यों बच्चों, COH भी तो एक -M ग्रुप होता है ना यार, C डबल बॉन्ड OH भी एक -M ग्रुप होता है। तो एक कार्बोक्सिलिक को पकड़ो, उसके अल्फा से बीटा पोजीशन पर देखो, एक -M ग्रुप दिख रहा है, तो आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। इसका आपके पास इंटरमीडिएट किस तरह का बनेगा, ये चीज गई, आपको मिला CH2 नेगेटिव सिग्मा C डबल बॉन्ड OH। तो आप सोचिए ये इंटरमीडिएट स्टेबल हो रहा है, हो रहा है। बोलिए अब समझ में आ गया। अंशुल मेरे दोस्त, आंसर गलत आया था तेरा, अब क्लियर है, चमक गया। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलत करते हैं और ऑक्जेलिक मार्क कर देते हैं, अक्सर गलत करते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है आप लोगों ने यहां पर गलती करी, अक्सर गलती हो जाती है और बी मार्क कर, ए मार्क कर देते हैं, ऑक्जेलिक मार्क कर देते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई थिंक आप लोगों के लिए मैं जितना कर रहा हूं, हैंड रिटन नोट्स लेकर आता हूं, जितनी साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, तपो, व्रता, गौतम, बेटा मैं भी गौतम हूं, लगाता नहीं हूं, अच्छा लगा गौतम नाम देखकर। तो यहां पर सिंपल सी बात क्या है कि भाई आपके पास फंडा ये है कि मैं जितनी भी चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये मैं कुछ आप में बाइफरकेट नहीं करता। सर आप 12th का कब पढ़ाओगे, पप्पू जी ये 12th ही है, ये नहीं पढ़ा तो 12th बेटा मैं माथा मारता रह जाऊंगा और 12th समझ नहीं आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो तो अब आज का सेशन खत्म करते हैं और अपने हिस्से का काम अपने को पता है कि यार अगर तुम्हारे भैया जो तुमको पढ़ा रहे हैं वो अच्छा लग रहा है तो बस तुमको बोलना है अपने दोस्तों को। आज कुछ नए नाम आए, अच्छा लगा, कुछ और दोस्तों को बताओ, उनको बोलना कि जल्दी से ये वाला लेक्चर देख लें। सिमरन, सावन, दीपक, आप सभी को बोलना है, आपकी जिम्मेदारी है कि ये लेक्चर वो लोग देखें और अगले लेक्चर में फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा। ये लेक्चर पूरा रिवाइज करवाऊंगा क्वेश्चन से। राज खुद आए हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो साइनिंग ऑफ, मिलता हूं अगले लेक्चर में। जिस तरह से हम राजस्थानी बोलते हैं, अगला लेक्चर में मिलू छू थास, ये हमारी राजस्थानी लैंग्वेज है, थास मिलू छू अगला लेक्चर मां। तो ये हमारा अगला लेक्चर कि में मिलना होगा और धांसू तरीके से अगला लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू, बाय बाय,
नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने 1 घंटा अच्छे से क्लास अटेंड करी, ईमानदारी से सवालों का जवाब दिया। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।